स्वागत है विनोद जी, इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल के इस मंच पर आपका। नमस्कार। इंदौर और मध्य प्रदेश के और भारत के कई हिस्सों से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हम कई लोगों को जानते हैं, नाम से पहचानते हैं, कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से देख भी लेते हैं, जो धन की पायदान पर शायद सबसे ऊंची सीढ़ियों पर खड़े हैं और जिस तक पहुँचना हम में से अधिकांश का एक सपना रह जाता है। लेकिन ये ज़रूर एक मन में विचार पलता है कि कभी हम उस सीढ़ी के पहली 2 सीढ़ी क्रॉस कर लें। जब ये नीलोत्पल कह रहे थे कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेगी आगे, कुछ कहते हैं कि हम दर्जन भर कहेंगे, और किसी के मन में ये सपना होता है कि वो विनोद अग्रवाल से या अडानी जी से या अंबानी जी से भी ऊपर जाए या बिल गेट्स से भी ऊपर जाए। सो ये सपना एक सपना युवा पीढ़ी के मन में पलता है। आप जब हरियाणा से यहाँ इंदौर आए, 2 साल की अवस्था में आए थे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा से एक तरह से विस्थापित निष्कासित रूप में आए थे। एक अच्छी फैमिली वहाँ अच्छे से जीवन गुजार रही थी, लेकिन आज़ादी के समय बहुत सारी चीज़ें हुई, विभीषिकाएँ हुईं। गांधी जी को हम उनकी महानताओं के लिए याद रखते हैं, पर हम उन चीज़ों को भुला देते हैं जिसके कारण से देश के हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को पाकिस्तान में भी और भारत में भी जो पीड़ा भोगनी पड़ी, उसका एक शिकार आप भी थे। तो विपन्न स्थिति से वहाँ से आए, इंदौर में 2 साल की अवस्था में शहर ने आपको किस तरह प्रतिसाद दिया और प्रतिसाद से पहले कैसे आपने अपनी जर्नी शुरू की, वो थोड़ा आपको कहानी, चूँकि कहानी के रूप में हमको जानना है इनको। धन कैसे कमाया महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे इस स्थान तक आप आए। नमस्कार। मेरी कहानी भी कहीं अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर, उससे जुड़ी हुई है। हमारा हरियाणा रोहतक मेरी जन्मभूमि है। वहाँ पर हमारे दादा ससुर ताऊ बाबा, हमारे बाबा जी और उनके बड़े भाई, वो ये कहते थे कि हमारे पास इतना धन है कि हम 8 पीढ़ियों तक बैठकर खा सकते हैं। समय ने करवट ली और उन्हीं के जीते जी एक समय पर खाने की तकलीफ़ आई। मतलब एक समय का खाना नहीं था उनके जीते जी। जो व्यक्ति ये कहता हो कि 8 पीढ़ी तक का धन है और उन्हीं की पीढ़ी में दिन देखने को आ जाएं, तो इससे बड़ा फर्श नहीं हो सकता। और उसका कारण एक तो जो बंटवारे में हमारा व्यापार बहुत कुछ पाकिस्तान में था, आड़त का बहुत बड़ा बिजनेस था, और सबसे बड़ी बात, बड़े बुजुर्ग उस समय हर किसी को कोई काम नहीं करने देते थे। वो कहते थे मैं करने वाला हूँ ना, सबकी क्या ज़रूरत है काम करने की। किसी को उन्होंने काम पे ही लगने नहीं दिया। जब ये एक परिस्थिति क्रिएट हुई तो हमारा परिवार वहाँ से पहले कलकत्ता गया। माँ काली ने भी हाथ नहीं पकड़ा। 7-8-10 साल पिताजी वहाँ पर रहे, बड़े भाई वहाँ रहे, काम किया, व्यापार किया। उसके बाद फिर रोहतक आए। रोहतक चूँकि हमारी जन्मभूमि मेरी थी और हमारे बुजुर्गों की कर्मभूमि थी, और वहाँ पर रहकर वो कोई छोटा काम नहीं कर सकते थे, कोई नौकरी आदि नहीं कर सकते थे, क्योंकि घरानों का नाम साथ में चल रहा था। बहुत बड़ा घराना था। हमारी भी सेठ हुकुमचंद जैसी हवेली आज भी रोहतक में है, इतनी बड़ी हवेली है। तो इतना बड़ा काम यदि है तो कैसे कोई छोटा काम हो। तो जब ये परिस्थितियाँ बनी तो हमारे पिताजी और हमारा परिवार, इंदौर को कभी हमने नक्शे पर भी नहीं देखा था कि इंदौर कहाँ पर है, लेकिन हमारी डेस्टिनी हमें इंदौर लेकर आई। उस समय पिताजी कहीं से कुछ रुपए उधार लेकर इंदौर पहुँचे। कोई हमारे किसी रिश्तेदार ने, कोई अहमदाबाद बेस थे, उन्होंने कि यहाँ ट्रांसपोर्ट का व्यापार खुलवाया, लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, तो हम व्यापार कर नहीं पाए वो। उसके बाद पिताजी ने और हमारे 2 बड़े भाइयों ने इसी शहर में नौकरी भी की, और नौकरी करके एक धीरे धीरे अपनी चीज़ को जो कहते हैं ट्रैक पे लाना, उसे ट्रैक पे लाए। और हमारे हर उस परिवार के जितने भी लोग थे, सब 14, 15, 13 साल की उम्र से काम पे लगे। उसी तरीके से मैं भी 14 साल, 15 साल की उम्र से अपने व्यवसाय से जुड़ा, जब तक हमारा व्यापार शुरू हो चुका था। और 14-15 साल की उम्र से हम व्यापार में जुड़ा, और आज भगवान ने ये समय दिया। आज मेरी जन्मभूमि हरियाणा है, लेकिन कर्मभूमि इंदौर है, मध्य प्रदेश है। माँ अहिल्या की इस नगरी ने
हमारा खूब हाथ पकड़ा। हम इस शहर को, इस स्टेट को जितना साधुवाद दें उतना कम है। बहुत खूब आपने कहा। आपके इस सफ़र में आपके बड़े भाई श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, जो कि स्वयं भी इस शहर के और मध्य प्रदेश के और देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं, विचारक भी हैं, उनका क्या योगदान रहा? बहुत बड़ा योगदान। पिताजी और भाई दो को यदि मैं अंतर करूं तो पिताजी हमारे जंगल में मंगल करने वाले थे। वो जहां खड़े हो जाएं वहीं से काम शुरू कर देते थे। वो एक ही चीज़ कहते थे, कब हर इंसान अकेला होता है, लेकिन यदि वो साथ चलता जाए, उसकी नेक नीति उसके साथ हो, तो कारवां जुड़ता चला जाता है और कारवां बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन साथ में वो भोले भी बहुत थे, हर किसी पे भी भरोसा कर लेते थे। आज कलकत्ता हमारा फेलियर, उसका कारण यही था। बहुत बड़ा जनरल स्टोर बना लिया था कलकत्ता में, लेकिन नौकरों के भरोसे छोड़ दिया, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, वो खा गए। पुरुषोत्तम भाई साहब इस मामले में बहुत मजबूत व्यक्ति थे। वो कोई उनका एक पैसा खा जाए तो आधी रात को उठा लाते थे उसको और अपना पैसा वसूल कर लेते थे। तो उतनी क्षमता उसमें थी। आज भी हमारे व्यापार में जितनी भी स्टेशन शहर हिंदुस्तान में खुले हैं, सब खोले पिताजी ने हैं, लेकिन भाई साहब ने लीड ली है और भाई साहब ने उसको चलाते हुए, संभालते हुए आगे बढ़ाया है। उनका विज़न था, उनका सोच था, उसी का नतीजा है कि आज ये ग्रुप पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में फैला हुआ है। ये जो सज्जन मेरे साथ बात कर रहे हैं और इनके ग्रुप की जो संपत्ति की मैं बात आपसे करूंगा तो मुझे भी थोड़ी सी गर्मी लगने लगेगी। 7,000 करोड़ रुपए का इनका टर्नओवर है वार्षिक, और नेटवर्थ इनकी स्वयं की नेटवर्थ है 1200 करोड़ रुपए की। ये तो एक ऐसा एक फिगर है जो आया था, लेकिन जब मैंने सोचा कि लिटफेस्ट में इस बार इन पर हम बात करेंगे, काम करेंगे, मैंने कुछ अपने सूत्रों से तलाश किया। पता ये चला कि 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकी नेटवर्थ है और आज की तारीख में 8,000 करोड़ से ज़्यादा इनका टर्नओवर है। मैं देखता हूँ कि आप अपने चपरासी के साथ भी उतने सम्मान से पेश आते हैं जितने सम्मान के साथ आप किसी रतन टाटा या बिरला, जो आपके दोस्तों में से हैं, उनसे पेश आते हैं। सो ये विनम्रता निश्चित रूप से हमारे संस्कारों से, हमारे माता पिता से हम में आती है। वो उस पर थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी युवा पीढ़ी है, वो कल की माता पिता होने वाली हैं। सो उनको कुछ आप टिप्स दीजिए। क्या शर्मा जी आप ये बोलना चाहते हैं कि पैसा कोई घमंड सिखा देता है? हमने तो देखा है, पैसे से आदमी हवा में उड़ने लगता है। आपने वो वृक्ष भी देखे होंगे जिसमें बहुत सारे फल हो जाते हैं, तो वृक्ष झुक जाता है और नीचे आ जाता है। व्यक्ति को वही होना चाहिए। आपने जो कुछ पाया इस सोसाइटी से पाया है, इस शहर से पाया है, इस देश से पाया है, अपने बुजुर्गों के त्याग से पाया है, उनकी कर्म और मेहनत से पाया है। यदि हम उसको इतनी जल्दी भुला दें, अपनी ज़मीन को भुला दें, तो वो इंसान मेरे हिसाब से इंसान नहीं है। जहाँ तक आप धन दौलत की बात करते हैं, मैं तो एक स्टेज में कहता हूँ कि ये धन दौलत पैसा वो व्यक्ति कभी खुद नहीं जोड़ता, वो दुनिया ही जोड़ती रहती है। अभी 15 दिन पहले पढ़ा कि रिलायंस, मुकेश अंबानी तीसरी जगह पे आ गए, रतन टाटा पहली जगह पे आ गए। अब ना अंबानी को पता होगा ना टाटा को पता होगा कि मैं पहले तीसरे चौथे कहाँ चला गया। लोग ही हिसाब लगाते रहते हैं, एजेंसियाँ ही हिसाब लगाती रहती है। वही आदत मेरी है, वही नेचर मेरा है। मैं कर्मवीर आदमी हूँ, मतलब शुरू से मेरा शौक, मेरा पैशन जो भी रहा है कर्म रहा है, और मैं हरदम काम पे ध्यान लगाता हूँ, काम करता हूँ, पूरे तन मन से मेरा काम करता हूँ। धन तो प्रभु का आशीर्वाद है, वो दे रहा है। हमारी नेक नीति है, इस ग्रुप की सबसे बड़ी नेक नीति यह है कि किसी का भी देना है तो आधी रात को देना है। आजकल तो डिजिटल ज़माना है शर्मा जी, हम तो करीब 50-48 साल से इस शहर में काम कर रहे हैं। हमारे पूरे हिंदुस्तान में ऑफिस पूरे 365 दिन खुलते थे सिर्फ पेमेंट करने के लिए। हम लक्ष्मी जी का जो त्यौहार होता है दीपावली, हमारे कई लोग बोलते हैं कि आप दीपावली पे पैसा नहीं देना चाहिए। अरे भाई, हम कोई फालतू काम के लिए पैसा थोड़ी दे रहे हैं, हमारे व्यापार के लिए पैसा दे रहे हैं। हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन वाले दिन भी पेमेंट होते थे।
तो ये इस ग्रुप की एक दानत है, उसी का फल है, उसी का एक रिजल्ट है। और जहाँ तक आप प्रवीण शर्मा जी की बात कर रहे हैं, एक प्यून की बात कर रहे हैं, मेरी नज़रों में इंसान इंसान है। यदि मेरा उससे मन मिलता है तो वो मेरे साथ है। हाँ, मेरा मन नहीं मिलता है, मेरे विचार नहीं मिलते हैं। आज भी मेरे पुराने दोस्तों के साथ बैठ के जो मज़ा आता है शायद आज के दोस्तों के साथ नहीं। उसका कारण है विचार मिलता है। और इसीलिए मैं बहुत इजीली कहीं भी मूव करता हूँ, कहीं भी चला जाता हूँ। कोई ढंग से बुलाए, मन से बुलाए, इच्छा से बुलाए तो कहीं चला जाता हूँ। मैं यदि आपसे पूछूं कि किसी पुराने दोस्त को याद कीजिए तो विनोद अग्रवाल किसको याद करेंगे और किन कारणों से याद करेंगे? मेरे दो दोस्त, एक राजेश मंगर और एक उमेश जैन, ये स्कूल के ज़माने के दोस्त हैं। उस समय मेरे पास साइकिल होती थी, इनके पास एक के बाद लूना होती थी, तो इसलिए अच्छी तरह ध्यान है, कभी वो मेरी साइकिल पे और मैं कभी उनकी लूना पर। और वो दोस्त आज भी मेरे साथ हैं। और हम जब थोड़ा से बड़े हुए, पिक्चर विक्चर देखने जाना शुरू किया, हमारे यहाँ 7 दिन वर्किंग होती थी, कोई छुट्टी नहीं होती थी। तो ये दोनों दोस्त टिकट लेके आके ऑफिस में बैठे रहते थे और मैं मेरा वीकली कैश मिलाता था। जब कैश मिल जाता तो हम पिक्चर जाते थे, यदि कैश नहीं मिलता तो मैं नहीं जाता था, क्योंकि सारा कैश डिपार्टमेंट मेरे पास ही होता था। ये दो दोस्त उस ज़माने से मेरे साथ हैं और आज भी हैं। मतलब कैश को हैंडल करना आपको बचपन से आ गया था? शुरू से मेरा काम ही मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कैश, ये सब शुरू से रहा है मेरा। चलिए, तो अगली ज़िंदगी में चाहूँगा कि मैं आपके जैसे किसी व्यक्ति का पीए बन सकूँ। विनोद अग्रवाल जी, आज आप जहाँ पर हैं और जिस स्थिति में आप हरियाणा से इंदौर आए थे, तो जाहिर है कि आपको इंदौर ने, इस मालवा की माटी ने, जिसको हम धीर गंभीर माटी कहते हैं, जो धन और अन्न से दोनों से भरी हुई है, और उससे बड़ी उसका मन से भर उससे बड़ा उसका मन है। आज यदि हम इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल कर पाते हैं तो आप इंदौर की ताकत जो है उसके पीछे, उसके वजह से हम कर पाते हैं। आज विनोद अग्रवाल विपन्न स्थिति से आकर आज इस स्थिति में हैं, तो इंदौर की एक भूमिका है। इंदौर यानी कोई एक शहर का नाम नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, मानचित्र नहीं है। वो उसके लोगों से बनता है, उसके समाज से बनता है, उसकी मिट्टी से बनता है, उसके पानी से बनता है, उसकी आबो हवा पूरी की पूरी उसमें इन्वॉल्व होती है। तो इंदौर ने तो आपको ये सब दिया, भारत ने दिया, बदले में आप क्या क्या कर रहे हैं, ज़रा बताइए, हमको शेयर कीजिए। ये हमारी सबसे बड़ी सोच है कि इस शहर ने हमको सब कुछ दिया है, हम जो बेस्ट दे सकते हैं वो इस शहर को ही देना चाहते हैं। आज हमारा व्यापार भारत नहीं पूरे दुनिया में है, लेकिन जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आज हमारे स्कूल्स हैं, चमेली देवी स्कूल है, अग्रवाल पब्लिक स्कूल है, नखराली ढाणी है, या अभी एक हेल्थ सेंटर मैंने डेवलप किया है, एक मेडिकल सेंटर और डेवलप होने जा रहा है। आज समाज के प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी प्रमुखता से इंदौर के लिए है। और इंदौर कोई भी चीज़ का लीड लेता है या कोई चीज़ में आगे बढ़ता है। आज स्वच्छता की मैं बात करूं, जब हमारा इंदौर स्वच्छ हुआ पूरे भारत में नंबर 1, तो इसकी जितनी एज ए ब्रांड एम्बेसडर मैंने पूरे दुनिया में इसके लिए कहा है, क्योंकि मैं इंदौर में बसता हूं और इंदौर मेरे में बसता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके लिए मैं हर चीज़ करने को तैयार हूं, जब जब जो मौका मिलेगा। क्या अच्छी बात है, स्वच्छतम शहर। और जैसा कि हिंडोल सेन गुप्ता अभी कह भी रहे थे कि आपने कैसे इसको बना लिया और बड़े अचरज में थे, अन्य शहरों के उनके अपने अनुभव हैं। सो आप सब इंदौर अपने लिए ताली बजाए कि आपने इतना अच्छा शहर बनाया है। कि भारत सरकार के इन्वेस्ट इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ आकर कह रहे हैं कि कमाल है, मतलब हम कहीं नहीं कर पाए और यहाँ इस शहर ने संभव दिखाया। अग्रवाल जी, ये बताइए कि स्वच्छ इंदौर में आप रहते हैं, आप पूरे ज़िंदगी आपने यहाँ जी है, धन कमाने में भी स्वच्छता रखी है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। मैं आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले मेरा एक विज़न हो गया था मेरी भाषा में कि सब कुछ दिखता है। आदमी कई बार अंधेरे में रहता है कि ये मैं देख रहा हूँ, दूसरा नहीं देख रहा, ये देख रहा है, वो नहीं देख रहा है। डिजिटल ज़माने में, ऑनलाइन ज़माने में सब कुछ दिखता है। आज जो मेरा नाम है, मेरी कंपनी का नाम भारत के, आपको एक सोचने की बात है, 130 करोड़ के हम वासी हैं इस देश में, और
जो आईएफएल ने एक लिस्ट जारी करी, ये लिस्ट भी हमारे किसी वेल विशर ने पहली बार हमको भेजी, जो मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, कि मेरा नाम इंदौर जैसा छोटा सा शहर, यदि मैं कॉरपोरेट के लिए बात करूं तो उसके अंदर एक नाम आ सकता है, और वो भी 679 नंबर। उन्होंने 1000 लोगों की लिस्ट इशू करी, 1000 करोड़ प्लस उसकी। तो ये कहीं ना कहीं हमारी स्वच्छता और शुद्धता का ही काम है। हम साफ व्यापार करते हैं, अच्छा व्यापार करते हैं। हमारी माँ एक चीज़ बोलती थी, काम कोई छोटा नहीं होता, काम काम है, लेकिन वो लीगल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। आप झाड़ू लगाते हो, मन से लगाते हो, ऑनरशिप से लगाते हो, वो भी एक काम है, और एक बड़ा उद्योग चला रहे हो तो वो भी एक काम है। आप कितनी ऑनरशिप के साथ उस काम को करते हैं, वो एक चीज़ है। आज मान के चलिए शर्मा जी, यदि आपको इस माहौल में, और पिछले 5 साल से शुरू करूं या 10 साल से और अगले 40 साल में, आप जितने नीट एंड क्लीन रहेंगे, जितना क्लीन आप काम करेंगे, उतनी अपॉर्चुनिटी आपको ही मिलेगी। अभी इसके पहले जो एक वक्तव्य यहाँ चल रहा था कि कोई पढ़ा लिखा, कोई इंजीनियर, कोई आईआईएम, कोई गीतकार बन जाए या स्टोरी राइटर बन जाए तो लोग सरप्राइज एलिमेंट से देखते थे। व्यापार में ऐसा नहीं है। व्यापार में कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है, किसी भी तरीके का कर सकता है। हिंदुस्तान में 25 तो कॉरपोरेट ऐसे हैं जो 50 विधाओं में व्यापार करते हैं, अलग अलग चीज़ों में व्यापार कर सकते हैं। आपकी मैनेजमेंट स्किल है, आप क्लीन काम करते हैं, आप अच्छा एचआर मेंटेन करते हैं, आप अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, आपका विज़न है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। यदि आप नीट एंड क्लीन है तो बैंक भी आपके साथ है, लोग भी आपके साथ हैं, सारा सिस्टम आपके साथ है। आप कहीं भी गलत हैं तो कोई आपके साथ नहीं है। तो आपको यदि आज और आज आगे भी काम करना है तो क्लीन आपको रहना ही पड़ेगा, और उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। और मैं इनसे मिलने जब गया इनके ऑफिस में तो उस दिन इन्होंने तिलक लगाया हुआ था। तो हम्बलनेस आप इनकी देखिए कि मैंने न तो मैं पूछ पाया, मुझे लगा कि कोई पूजा वूजा होगी घर में और तिलक इन्होंने लगाया हुआ है। सो मैं अपना काम निपटा के बात करके फ़ोटो सेशन इनके साथ था वो करके हम लोग लौट आए। अगले दिन मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि इन्होंने राम जन्मभूमि पर जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके लिए कुछ दान दिया है, और वो जो कुछ लोग आए थे धन लेने के लिए, उनकी तरफ से वो तिलक उनको किया गया था, और 1 करोड़ रुपए उन्होंने उस समय उनको दिए थे। बात बताइए कि मैं यदि अपनी जेब से नीलोत्पल को 100 रुपये भी दे दूँ या पीयूष मिश्रा को 1 लाख रुपए भी दे दूँ तो मैं 100 लोगों को बताऊंगा कि अभी हाल मैंने किया है। मैं खुदक कर चीज़ों को बताऊंगा। 1 करोड़ रुपए देने के बाद भी इन्होंने मुझे ये बताना उचित नहीं समझा कि अभी हाल वो विहिप के कुछ लोग आए थे या राम जन्मभूमि के कुछ लोग आए थे और ये मैंने कुछ पैसा दिया है। तो ये एक उदाहरण मैंने आपके साथ शेयर किया। समाज के लिए जो काम इन्होंने किया है उसके लिए इनको क्लोजली ऑब्जर्व करने वाले समाज सेवी नंद किशोर जी, उनका हम एक वीडियो देखना चाहेंगे। विनोद जी का और उनके परिवार का अग्रवाल समाज में अनगिनत योगदान है। उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो आज समाज के लिए उन्होंने जो सालासर, राजस्थान में सालासर बालाजी में जो 2 भवनों का निर्माण करा, चमेली देवी अग्रवाल सेवा सदन और चमेली देवी भवन, एक तो ये हो गया। इसका उनके शब्दों में मानूं तो उनका कहना है ये इंदौर वालों का ही भवन है। बिल्कुल पूरे इंदौर ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश में अग्रवाल समाज के प्रधान है विनोद अग्रवाल जी। आज की तारीख में पूरा मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश में संभवतः 15 से 20 लाख अग्रवाल समाज के जो परिवार निवास करते हैं, उनको पूरा नेतृत्व विनोद अग्रवाल जी का, उनका निर्देश को पालन करते हैं, और वो निर्देश ये उनके गुणों के कारण। अभी हाल मैंने एक सवाल स्वच्छ इंदौर और स्वच्छता से धन कमाने पर पूछा, तो मैंने इनके सीएफओ से बात की। प्रमोद श्रीवास्तव उनका नाम है, बहुत ही यंग सीएफओ मैंने देखा। इतने बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप में इतना यंग सीएफओ हो सकता है, मुझे बड़ा अचरज हुआ। और वो 2004 से इनके साथ थे। उन्होंने मुझे बताया कि विनोद अग्रवाल जी कभी इस बात के लिए हमको कभी नहीं कहते कि कोई पैसा अपने को बचाना है। ये बात उन्होंने मुझे कही। मैंने इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए
अभी कुछ साल पहले यहाँ के इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनसे मैंने बात की कि ये आप लोगों ने इनको फर्स्ट प्राइज़ दिया था सर्वाधिक इनकम टैक्स पे करने के लिए, तो क्या वाकई में आपने कुछ चीज़ें जांची थी? तो उन्होंने बताया कि वाकई में हम लोग तो बल्कि सलाह दे देते हैं कि आप थोड़ा बहुत ये भी यदि नहीं देंगे तो चल जाएगा। हिंडोल सेन गुप्ता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स कमिश्नर का ये कहना था कि ऐसी चीज़ों का भी पैसा उन्होंने दे दिया जो चाहते थे वो बहुत आसानी से बचा सकते थे। ये इनके ग्रुप के काम करने का एक तरीका है। उन्हीं CFO प्रमोद जी का मैं चाहता हूं कि वो एक लाइन का एक वीडियो हम उनको आज शेयर करेंगे आपके साथ। As a boss, I should say, rather than he is a teacher, because in 2004 I joined as a team member, और एक अच्छा खासा मैंने समय उनके साथ व्यतीत किया है। तो अपने आप में मतलब वो एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब सीखने का यदि आप में जज्बा है तो देयर इज़ नो लिमिट, उनसे इतनी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। आज मेरे को यदि 16 साल यहाँ आ गए हैं तो मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ उसका क्रेडिट पूरा विनोद जी को देता हूँ कि आज यदि उनकी वर्किंग स्टाइल हो, उनके काम करने का तरीका हो, जिसमें मेनली हार्ड वर्किंग देखी जाए, सिंसियरिटी देखी जाए, पंक्चुअलिटी देखी जाए, डिसिप्लिन, और सबसे इम्पोर्टेंट सिंप्लिसिटी। इतना बड़ा जो अग्रवाल ग्रुप जिस मुकाम पे पहुंचा है, तो उसमें ये जो एक प्रोसेस में बता रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा हाथ है। आज यदि हम इस सब चीज़ों को चला पा रहे हैं तो एक उनका पूरा मार्गदर्शन है, और उन्होंने हम लोगों को बनाया है। मतलब उन्होंने हमको एक छोटे लेवल से लेके छोटी छोटी चीज़ों को सिखा के एक कंप्लीट किया है। मतलब कहीं हमारी कड़ी को छोड़ा नहीं उन्होंने। तो एक ही इज़ ए कंप्लीट मैन। जब मेरे को जहाँ तक मोटा मोटा ध्यान है, जब ग्रुप का टर्नओवर, हमारे पूरे ग्रुप का टर्नओवर 125 करोड़ करीब टर्नओवर था, और नेटवर्क शायद 10 या 11 करोड़ की नेटवर्क थी। हमें भी नहीं पता था मतलब कि हम वहाँ से चालू होकर आज यहाँ पे आ गए। वो तो जब हम लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा और ये सब देखा कि हम इस पोजीशन पे हैं, तो विनोद जी हम भी बात कर रहे थे कि देखो पता ही नहीं लगा, और 15-16 साल में कहाँ से कहाँ आ गए। बस काम करते रहे। हाँ, एक विज़न था, विनोद जी का विज़न था, हम लोगों के मार्गदर्शन था। उनका हमेशा बोलना रहता है कि अपने को 100% कंप्लायंस करना है, कोई लॉ नहीं तोड़ना है, हमेशा अपडेट रहना है, अच्छा काम करना है, चाहे वो डिपार्टमेंट के लिए करना हो, चाहे बैंक के लिए करना है। हमको किसी का 1 रुपया चुराने का सोचना भी नहीं है। जी, अब अगला लक्ष्य क्या है? मैं प्रमोद जी की बात को पहले थोड़ा सा ऐड करूंगा। मेरा एक और नेचर है, मेरे साथ कोई भी व्यक्ति जुड़े उसकी मैं कोई उस समय कैपेसिटी नहीं देखता। हमारे यहाँ बहुत सारे, जैसे प्रमोद एज ए CFO आज है, 2004 में एक नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट था। तो मैंने इससे कहा, जब मेरी कंपनी भी बहुत छोटी थी, तो मैंने इससे पूछा तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और यंग हो, डायनामिक लगते हो, तो इतनी छोटी सी कंपनी क्यों ना बिरला, टाटा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ भी काम कर सकते हो। जो इसकी सोच थी, जो मेरी भी सोच है, उसका ये कहना है कि आज बिरला टाटा में तो हो सकते हैं 500 CA हों, 400 MBA हों, वहाँ तो बेलदार जैसे लगा देंगे, ये काम करते रहो, बस यही काम करना है सुबह से रात तक, इसके अलावा कुछ काम नहीं करना है, हमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आप जैसी कंपनी में, चूँकि मैं उस ज़माने के एक ही CA थे, आप हर चीज़ का बोझ मेरे ऊपर लाद दोगे तो मैं सारी चीज़ें सीख पाऊँगा, क्योंकि एक्सपोजर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एजुकेशन के साथ। तो मेरी भी यही सोच है कि मैं उस आदमी को, जब तक वो मेरे से काम मांगता जाता है और वो सफलता से करता जाता है, मैं उसे देता जाता हूँ। जिस दिन वो कह दे बस भाई साहब अब मेरा काम ख़त्म, इससे ज़्यादा मैं लोड नहीं ले सकता, उस दिन मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ कि इसके बाद यहाँ तक तुम संभालो। जहाँ तक शर्मा जी का कहना है क्या टारगेट है, कभी भी शर्मा जी कोई टारगेट नहीं बनाए, कभी भी, नेवर, शुरू से आज तक। एक ही इच्छा है, मैंने अग्रवाल कोल या अग्रवाल ग्रुप, हमने एक ब्रांड बनाया है। ये भी क्योंकि मैं ब्रांड को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि कोई भी ब्रांड एक रात या एक दिन की मेहनत से क्रिएट नहीं होता, उसको सालों सींचना पड़ता है और खून पसीने से सींचना पड़ता है, और एक छोटी सी हरकत से पूरा ब्रांड उसी दिन ख़त्म हो जाता है। तो मेरी एक हॉबी रहती है कि हिंदुस्तान में या दुनिया में इस सेगमेंट से जो अच्छे से अच्छे लोग जुड़े हुए हैं उनसे हम काम करें और हम उनसे जुड़ें। तो आज हमारे व्यापार की भी स्काई इज़ द लिमिट, हम कहीं भी जा सकते हैं, टीम बढ़ा रहे हैं, टीम ग्रोथ कर रहे हैं, भगवान जहाँ तक लेके जाएगा हम जरूर आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है। कोई व्यक्ति यदि 8,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर के साथ मेरे साथ बैठा हो और 1800 करोड़ की नेटवर्थ के साथ मैं उनके साथ बैठा हूँ, तो आई कैन फील हीट हियर आल्सो। लेकिन उनके बच्चों का संस्कारित बने रहना या विनम्र बने रहना, मुझे लगता है उससे बड़ी बात है।
मैंने इनके बेटे से भी बात की और तपन अग्रवाल उनका नाम है, और मैंने पता किया तो पता लगा कि एक तरह से अप्रेंटिस के रूप में उन्होंने ग्रुप में एंट्री दी उनको, अपने बेटे को, खुद को, और उनको धीरे धीरे चीज़ें सिखाई, और आज वो एक थोड़ी बड़ी भूमिका में है। लेकिन फिर भी वो, मैं उनसे बात करके इतना प्रभावित हुआ उनकी विनम्रता से, उनके ग्राउंड टू अर्थ एटीट्यूड के साथ जो जिस तरह से वो बात करते हैं और जो समझ है उनकी। सो कैसे अपने बच्चों को आपने संस्कारित किया इस मामले में? जहाँ तक संस्कार हैं तो मुझे मेरे बुजुर्गों से मिले, मेरे मदर फादर से मिले, मेरे भाइयों से मिले, वही संस्कार मैंने आगे देने की कोशिश करी। आज की यूथ को जो संस्कार की परिभाषा है वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक तरीके से समझ में आती है। हमने जो संस्कार सीखे या समझे, शर्मा जी, हमारे ज़माने में परिवार में 8-10 बच्चे होते थे। मतलब कोई भी हमारी इस पीढ़ी के परिवार को आप देखेंगे तो 10-12 बच्चे तो कम से कम होना एक मामूली सी बात थी। आजकल 1-2 बच्चे होते हैं, बड़ा गैप है। हम लोग उस पीढ़ी में एक दूसरे को संस्कार सिखा लेते थे, एक दूसरे की तकलीफ़, आराम, दुख, दर्द, माँ बाप की तकलीफ़, भाई बहनों की तकलीफ़ समझ के, देख के संस्कार सीख लेते थे। एक किसी चीज़ की कमी, पैसे की कमी कहें, चीज़ों की कमी कहें, आजकल के बच्चों के साथ वो नहीं है। इनके पास बहुत साधन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दुनिया है, और डिजिटल वर्ड इतना बड़ा वर्ड है कि 1 सेकंड में ऑल अराउंड वर्ड घूम आते हैं जाके उसको खोल के। इनको संस्कार सिखाना है तो इन्हीं के धरातल पे सिखाना होता है, इन्हीं के समय पे ले जाके सिखाना होता है। आज हमने बेटियों को संस्कार सिखाए कि आप इस घर से जो भी सीख रही हैं, सीख के जा रही हैं, तो उस घर में आपको इसका उपयोग करना है। हम जैसे एक माँ बाप यहाँ हैं तो वैसे एक माँ बाप वहाँ पर आपके हैं। कभी भी आप उनसे बढ़कर नहीं हो सकते, और ससुराल में कभी पियर का घमंड नहीं दिखाना। ससुराल ससुराल है, पियर का गरूर कभी नहीं दिखाना। और बेटे को ये सिखाया कि जितना तुम, जब वो उसने ग्रुप ज्वाइन किया, सबसे पहले मैंने उसको कहा कि तुम विनोद अग्रवाल के बेटे होंगे, वो बाद में, जब तुम कंपनी में आए हो तो तुम भी एक ऐसे ट्रेनी हो जैसे कोई भी मेरा एक स्टाफ ट्रेनी लेता है। और जितने मेरे सीनियर एम्प्लॉई हैं, क्योंकि मैंने उनको सालों सींचा है, एक दिन में वो नहीं बने हैं, उनसे कभी कोई ऊंची आवाज़ में बात, कभी बदतमीजी से बात, कभी अदर वे में बात नहीं करोगे। तुमको उन सब से ही सीखना है। यदि उन्होंने तुमको नेगलेक्ट कर दिया तो तुम चाह के भी इस कंपनी में नहीं आ पाओगे, कि उनकी एक्सेप्टेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। यदि उनने तुमको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम जो चाहोगे कर पाओगे। और तुम कब एक्सेप्ट होगे? जब तुम अपने आप को प्रूव करोगे। जब आदमी अपने आप को प्रूव कर देता है तो हर कोई उसको मान लेता है। जब तक आप प्रूव नहीं करते कोई नहीं मानते। और उम्र इसमें कोई फैक्टर नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, 70 साल का आदमी भी कई बार प्रूव नहीं कर सकता, और कोई 23-24 साल का बच्चा भी प्रूव कर देता है। वो मेरे साथ हुआ है, मेरे हाउस में हुआ है, मेरे बेटे ने अपने आप को प्रूव किया है। आज मेरे जितने एग्जीक्यूटिव हैं, जितने सीनियर लोग हैं, उसको मन से मानते हैं कि उसने 4 साल के अंदर कंपनी में जितने रिफॉर्म्स किए हैं, जितना उसने चेंज किया है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए हैं उस कंपनी में 4 साल के अंदर, सिर्फ 4 साल में। आज प्रमोद यहाँ खुद बैठा हुआ है, सारे एग्जीक्यूटिव उसको मन से चाहते हैं कि उसने अपने आप को प्रूव कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैंने उनके बेटे से इस बारे में बात की कि विनोद अग्रवाल कैसे बॉस हैं, तो कह रहे थे थोड़े सख्त हैं। ज़रा हम जानते हैं कि उनका क्या कहना था। तपन अग्रवाल जी का वीडियो हम देखना चाहेंगे। So he is a person who's a visionary, he's always willing to learn, and he is a very law-abiding businessman. So in India, when you are a businessman, it is very easy to commit offenses and it is considered very normal. But he is not that person. He prioritizes the law, and that is how he likes to work with strict professionalism.
उनका जो पैशन है अपने काम के प्रति, उनका जो डेडिकेशन है, उनके आज भी इस एज में वर्किंग आवर्स 14 to 16 आवर्स अ डे हैं, पर वो उन्हें बोझ नहीं लगता। एंड सेकेंडली इज़ अ मैन ऑफ रिलेशनशिप्स। आज हमारी कंपनी का टॉप लाइन 7,000 करोड़ होने के बावजूद हमारे कोई भी ऐसे डिस्प्यूट्स नहीं हैं। व्हेन ही इज़ इन द ऑफिस ही इज़ अ स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल, फैमिली इज़ एट होम, एंड व्हेन आई एम at my workstation I have to behave like the employee of the company. We adhere to strict deadlines and the policies of the company. वैसे तो on the face of it strict हैं, disciplinarian हैं, पर अंदर से उतने ही soft और caring हैं। और उनकी हमेशा परवरिश ऐसी रही कि वो हमेशा मतलब सोसाइटी एट लार्ज उनके जहन में रहती ही है, और उन्होंने हमें भी ऐसा बड़ा किया है कि हम इस सोसाइटी के लिए एक एसेट बन सकें और उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। मैं शर्मा जी एक मिनट एक तपन की एक ब्यूटी कहना चाहूँगा और सब बच्चों को एक मैसेज देना चाहूँगा। जब तपन इंजीनियरिंग कर रहे थे बैंगलोर में, तो मैंने उससे पूछा तुम्हारा विचार क्या है, तुम क्या करना चाहते हो आगे, क्योंकि आजकल बच्चों के सबके अपनी अपनी सोच है, अपना अपना काम करना चाहते हैं। तो उसने अपफ्रंट कहा पापा मैं आपका बिज़नेस ज्वाइन करूँगा। मैंने कहा क्यों आजकल की तो युवा पीढ़ी अपने पेरेंट्स के साथ या अंकल्स के साथ काम ही नहीं करना चाहती। वो चाहती कि मैं और कुछ करूँ, मेरा नया करूँ, मेरी नई सोच के साथ करूँ। उसका सिंपल कहना था कि हमारी नई सोच हो सकती, नई चीज़ हो सकती, लेकिन हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है। जब तक हम आपके साथ रह के कुछ नहीं कर सीख लेंगे तो वो हम चीज़ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। मैं दोस्तों आपको हिंदुस्तान के कई घर बता सकता हूँ, कई घर जब बच्चे पढ़कर आए, पेरेंट्स अच्छा उनके पेरेंट्स के बहुत अच्छे बिजनेस, बढ़िया बिजनेस, ऐसा नहीं कि कोई छोटे बिजनेस, बच्चों ने आउटराइट मना कर दिया, कहा कि नहीं आप तो हमको 200 करोड़ दे दो, 500 करोड़ दे दो, 100 करोड़ दे दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। करने की कोशिश करी, पेरेंट्स डे टू डे ध्यान नहीं दे पाए चीज़ों का, या देखा नहीं या देखने दिया नहीं, सब जीरो हुए और वापस बैक टू फादर्स बिजनेस। फिर फादर के बिजनेस में आके लाइफ के 6-7 साल खराब करके फिर उस बिजनेस में आए। मेरा उन सब से कहना है जो व्यापार में है, प्रोफेशन में है, जिसमें भी है, किसी ने कोई चीज़ बनाई है तो बहुत उसको मेहनत लगी है, बहुत साल लगे हैं उसको, एक दिन में चीज़ नहीं बनी है। आपको तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है रेडीमेड, हमको जिसको बनाने में 20 साल लगे होंगे, आपको तो पहले दिन वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आप उस प्लेटफॉर्म पे आई हैं, आप जो पढ़ के आए, जो मैंने अभी बोला तपन के लिए कि उसने 4 साल में इतने रिफॉर्म्स किए हैं कि वो इंजीनियर बनने के बाद ISB से उसने MBA किया है, उसके बाद एक एजुकेशन है, एक ज़ील है, उसको एक नॉलेज है, हमारा ग्रुप का बैकग्राउंड मिला, चीज़ें मिली, उसने 4 साल में इतने सारे रिफॉर्म्स कर दिए। तो हर बच्चे को पेरेंट्स के साथ ज़रूर पहले जुड़ना चाहिए और साथ रह के फिर जो करना चाहे लाइफ में वो अपनी एंसिलरीज के रूप में खोल सकता है। एक अच्छा लेसन है, एक अच्छा सबक है निश्चित रूप से। अग्रवाल जी मुझे ये बताइए कि आप 8,000 करोड़ रुपए की एक अदृश्य पगड़ी पहनकर और अपने बटुए में 1,500 से 2,000 करोड़ की नेटवर्थ को रख के जब विनोद अग्रवाल घर जाते हैं तब वो बटुआ और पगड़ी बाहर उतार कर जाते हैं या घर में कुछ एक अलग विनोद अग्रवाल होते हैं? मेरे एक दयानंद स्कूल में मैंने 11th करी थी, वहाँ के एक प्रिंसिपल का मैं किस्सा सुनाता हूँ आप को। क्लास में प्रिंसिपल जब आते थे तो एक बच्चे से एकदम नाराज़ हो जाए, इतनी बुरी तरह से डांट देते थे कि अब हमको लगता था ये पूरी क्लास गई, आज 50 मिनट कुछ होने वाला नहीं है यहाँ। अगले 2 मिनट के बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाते थे और बहुत बढ़िया पढ़ाने लग जाते थे। तो ऐसा 2-3 बार देखा। मैं बहुत जिज्ञासी हूँ, मैं मेरे प्रश्न को रोक नहीं पाता हूँ। एक दिन मैं कहीं ना कहीं मेरे टीचर्स का प्रिय भी था, बहुत लाडला था, मैं ये कह सकता हूँ। तो एक दिन उनके प्रिंसिपल रूम में चला गया। मैंने सर मैं आपको देखता हूँ कि 1 मिनट तो इतना गुस्सा हो जाते हैं, हमको लगता है पूरी क्लास गई और दूसरे दिन नॉर्मल हो जाते हो। उनका एक ही कहना था, विनोद कभी भी आप एक ही माहौल और एक ही ढर्रे में नहीं रह सकते। यदि आप उस ढर्रे और माहौल में रहोगे तो अपना आज कल परसों सब बिगाड़ लोगे, क्योंकि व्यापार है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी तकलीफ़ें आती है, बहुत सारे न्यूसेंस होते हैं। यदि वो सब पगड़ी बांध के आप घर ले आए तो आप घर को भी ख़राब कर दोगे, घर में भी वो न्यूसेंस फैला दोगे, और जब घर में फैला दोगे तो घर का माहौल लेके आप ऑफिस चले जाओगे,
फिर घर और ऑफिस आपके लिए दोनों महाभारत हो जाएंगे, आप जी नहीं पाओगे। यहाँ की चीज़ यहाँ छोड़ो और वहाँ की चीज़ वहाँ ले जाओ। ये मैंने उस सर से सबक सीखा है और आज तक मैं उसको फॉलो करता हूँ। मैं घर में बिल्कुल नॉर्मल हूँ और मैं घर में एक पैसे की भी व्यापार की बात नहीं करता हूँ, मिसेज से तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, बेटे से जरूर 10-5 मिनट की बात हो जाती है, बाकी हमारे घर में व्यापार की कोई बात नहीं होती। बहुत अच्छी बात है। मैंने इनकी पत्नी श्रीमती अग्रवाल से इस बारे में पूछा, तो हम चाहते हैं कि उनका जवाब सुने। मतलब वो फैमिली और बिजनेस दोनों को मतलब टाइम देते थे प्रॉपर, पर बिजनेस को मतलब पूरा उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे और सैटरडे संडे वो पूरा फैमिली के संग रहते थे। उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो मतलब शादी के 2-3 दिन बाद ही वो 15 डेज़ के लिए टूर पे चले गए थे। बच्चे भी हुए तो मैंने मतलब खुद सेल्फ रह के बच्चों को भी टाइम दिया पूरा। उनसे कभी भी ऐसा नहीं बोला कि तुम बच्चों को भी एक टाइम दीजिए या कुछ करिए, आप कम समय दे पाते हैं बच्चों को या फैमिली को। तो मैंने उनके संघर्ष में हर मतलब बहुत सपोर्ट करा। हाँ, ये उनकी एक खासियत है, मतलब उनका स्वभाव है। परिवार में भी बहुत मतलब छोटे से बच्चे से और बड़े से लेकर मृदुभाषी ही है, उनका एक नेचर है ये। बिजनेस में जो भी उठापटक होती है, थोड़ा बहुत भी टेंशन होता है तो परिवार में आकर उसको जिक्र नहीं करते उसका थोड़ा सा भी, तो बिल्कुल फैमिली में और नॉर्मल वे में आते हैं और बिल्कुल हंसते खेलते रहते हैं। मतलब मुझे बिजनेस का 1% भी टेंशन नहीं देते हैं। मतलब जोरदार तालियां मिसेस अग्रवाल के लिए। विनोद जी, अभी आपने एक युवाओं के साथ और समाज के बारे में अपनी बातें रखी। हमने देखा है कि आप धर्म से भी गहरे जुड़े हैं, चाहे वो सांवरिया जी हो, वहाँ पर अपने भवन बना रखे हैं। दुनिया भर का कोई भी आदमी जाए वहाँ पर बिना कोई पैसा दिया रह सकता है। आप कलकत्ता से लेकर कालमठिया जैसी छोटी जगहों तक के लिए बराबर तरीके से सदाशयता से अपना पर्स खोलते रहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि CFO उस पर कोई आपत्ति करते हैं कि नहीं करते हैं। वही मैनेज करते हैं। ये इसमें आपकी उदारता के पीछे धर्म की कोई भूमिका है? मैं जैसे पहली बार मेरी नीना मिसेस का स्टेटमेंट सुना तो बड़ी खुशी हुई कि हमारी वेबलाइन बहुत मिलती है, कि उसने क्या बोला मुझे नहीं पता था, आपने क्या रिकॉर्ड किया है। इसमें भी नीना का बहुत बड़ा हाथ है। अवधेशानंद जी, गिरी जी महाराज मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे गुरु मंत्र लिया हुआ है, आपको जानकारी होगी। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा। नीना ने वैसे ज़िंदगी में मेरे से उसके पर्सनल काम के लिए या पर्सनल चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। मेरी 35 साल की शादी हो गई है, आज तक उसने अपने पर्सनल के लिए कुछ नहीं मांगा। लेकिन ये कुंभ छोड़ के इसके पिछले कुंभ में इसको एक जिद हो गई कि मुझे शाही स्नान करना है। अच्छा, आप बिलीव करिए, मैं शाही स्नान समझता भी नहीं था ये क्या होता है और कैसे होता है, और मेरे को भीड़ से बहुत डर लगता है कि इतनी लाखों की भीड़ में कहाँ जाएंगे। लेकिन जब इसने एक ठान ली कि कुछ करना है तो हम उज्जैन पहुँच गए। उज्जैन में ऐसे ही किसी ने बताया सुशील बेरीवाल जी यहाँ पर होंगे, कहीं ये मिल गए हमारे को, इनसे भी नहीं जानते थे हम कि साहब अवधेशानंद जी यहाँ के प्रमुख संत हैं और इनका पहला स्नान होता है, ये चाहेंगे तो शायद स्नान हो जाएगा। हम जैसे जैसे गुरु तक पहुँच गए, गुरु जी को भी क्या दिखा मुझे मेरे को नहीं पता, उन्होंने कह दिया हाँ भैया आपका स्नान होगा सुबह। हमने सोचा ऐसे लाइन में लग के या पीछे भीड़ भाड़ में कहीं स्नान होगा। ये उस प्रभु का आशीर्वाद या गुरु जी का आशीर्वाद, उन्होंने उनके रथ पे मेरे को नीना को दोनों को बिठा के रथ पे बिठा के लेके गए और शाही स्नान करवा दिया। जब शाही स्नान करके उनके पंडाल पे आए, 100 लोग थे उस समय कम से कम। शर्मा जी आप बिलीव करिए, गुरुजी ने सबके बीच में बोला कि विनोद आज से मैंने तुमको अपना शिष्य मान लिया, अब तुम गुरु मानो कि मत मानो। मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म से ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ। क्यों मेरे में उस समय ये शक्ति नहीं थी, क्योंकि गुरु का चयन भी बहुत सोच के होता है और वो आध्यात्मिक गुरु थे मेरे। तो मैं ये विचार ही नहीं कर पाया कि मैं इनको गुरु बनाऊं या नहीं बनाऊं। मैंने कहा हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा जैसी प्रभु इच्छा होगी। जब मैंने चमेली देवी कॉलेज बनाया, उसके उद्घाटन का समय आया तो हमने गुरुजी को ही बुलाया कि मुझे वहाँ संस्कार चाहिए थे, संस्कार देने थे। तो मैंने इससे संस्कारित व्यक्ति तो हिंदुस्तान में क्या मुझे मिलेंगे। जब वो आए और हमारे घर में ठहरे, उस समय भी फिर मिसेस पीछे लगी कि अब इनसे गुरु मंत्र लेना है। फिर नीना के कहने से मैंने उस दिन गुरुजी से गुरु मंत्र लिया
और उसके बाद से मेरी बहुत बड़ी सोच में परिवर्तन आया। पहले भी कहीं ना कहीं गुण होंगे मेरे में, लेकिन उस गुणों को आगे बढ़ाना, निखारना, कहीं ना कहीं गुरुजी का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा। और उसके बाद मैं पीछे देखा नहीं, मैंने हनुमान जी हमारे इष्ट हैं, उनके नाम से एक मैंने ट्रस्ट बना रखा है। मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि भगवान के करोड़ों हाथ हैं जो सेवा करते हैं, किसी के काम आते हैं। तो दोस्तों, वो करोड़ों हाथ कौन है? आप और हम हैं। हम एक दूसरे की हेल्प करते रहें, एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहें, यही करोड़ों हाथ है जो भगवान ने हम ही सबको दिए हैं। उस मान्यता पे मैं बिलीव करता हूँ और उसी से आगे बढ़ता हूँ। जिन गुरु की ये बात कर रहे हैं वो भारत के 150 करोड़, बल्कि दुनिया भर में हम कहेंगे तो दुनिया भर के 150 करोड़ लोगों, सनातनी समाज है उसके वो आध्यात्मिक गुरु हैं। और पंचदशनाम जूना अखाड़ा के वो प्रमुख पीठाधीश्वर हैं। ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य, तो ठीक है, गुरु का चयन था और वो सब चीज़ें हैं। मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ इस मामले में। मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा खड़ा होना पड़ेगा वीडियो देखने के लिए। मैं चाहूँगा कि एक गुरु का हम इंटरव्यू इनको दिखाएं। भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और उसकी संवेदनाएं चिरकाल से जिस नगर में संरक्षित हैं वह है अहिल्याबाई होलकर का अद्भुत संस्कार संपन्न नगर इंदौर, जहां उत्सव, पर्व और परंपराओं को निरंतर जीवंत और साकार हम देख सकते हैं। इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल के इस अनुष्ठान में मैं वर्चुअली और इस सूचना की तकनीक अथवा संचार की क्रांति के संसाधन के द्वारा सम्मिलित और सहकार करते हुए आनंदित हूँ। इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल की परिकल्पना के मूल में आदरणीय प्रवीण शर्मा जी और उनके सभी सहयोगी भी बधाई के पात्र हैं। आज एक और भी बात मुझे आपसे कहनी है और वह है प्रिय विनोद जी अग्रवाल के विषय में, जो एक संस्कार संपन्न प्राणी हैं। उनके पास उदारता, पारमार्थिक प्रवृत्तियाँ अथवा एक विनम्र व्यक्तित्व है। वे कैसे प्राणी हैं जिनमें हम एक सच्चा पिता, सच्चा पुत्र, एक शिष्य और एक सभ्य नागरिक हम देख सकते हैं। उनके परिजन, पुरजन, बंधु बांधव, इष्ट मित्र और न जाने उनके कितने प्रशंसक इस बात को जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व अत्यंत सौम्य है और वे एक ऐसे प्राणी हैं जिनमें निरंतर दूसरों के हित की कामना और दूसरों की सम्मान, स्वाभिमान, स्वायत्तता, निजता और अधिकारों के संरक्षण का भाव चैतन्य रहता है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन उनमें एक अद्भुत प्राणी देखा है, प्रिय विनोद जी अग्रवाल। उनके सभी भ्राता, उनके विशेषकर परिवार के सभी सदस्य सभी को आकर्षित करते हैं। विनोद जी के माध्यम से देश में अनेक पारमार्थिक कार्य चल रहे हैं। वे एक उदार मना प्राणी तो हैं ही, पर वह भारतीय संस्कृति, संस्कार और आर्ष परंपरा, आर्ष मूल्यों के संरक्षक भी हैं। उनके लिए बहुत शुभकामनाएं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ विनोद जी अग्रवाल दीर्घजीवी बने, उनका यश सर्वत्र विस्तृत हो और उनमें निरंतर सत्कर्म, शुभ कर्मों की संलग्नता और तत्परता रहे। परमात्मा उनके द्वारा बड़े कार्य कराएं और वे दीर्घजीवी बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, तो आप कहाँ से सरप्राइज़ ले आए आप? उनका भी बहुत स्नेह मेरे साथ है। और खैर हम दो तीन सवाल ऑडियंस से लेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ युवा पीढ़ी हमारे साथ है। और कोई सवाल आपके मन में हो एक उद्योगपति के लिए? हिंदुस्तान के संदर्भ में ये बात कहूँगा मैं कि हमारे यहाँ पर आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि व्यापारी, उद्योगपति, कारोबारी वो काली कमाई करके ही आगे बढ़ता है, टैक्स चुराता है, 10 दनफन करता है। हालांकि इस देश ने अब धीरे धीरे जान लिया है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहाँ से निकलती है। बहरहाल वो विषय नहीं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आम धारणा लोगों के बीच में दुष्प्रचारित की गई है कि व्यापारी चोर है और शेष समाज जो है वो साहूकार है, इन परिस्थितियों के बीच में आपने कैसे अपने आप को खड़ा और स्थापित किया? थैंक यू। रमन जी, मैं इसमें
ये कहना चाहूँगा कि ये अपनी सोच है, अपना विचार है। आप व्यापार जो आदमी करता है, नेचुरल उसका पहला ध्येय होता है पैसा कमाना, उसके मूल में पैसा होता है। यदि मूल में पैसा नहीं है या प्रोफेशन में पैसा नहीं है तो वो करने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम ये चैरिटी नहीं कर रहे हैं, हम कोई इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, हम व्यापार या प्रोफेशन कर रहे हैं। उसका मूल होना चाहिए पैसा कमाना सबसे पहले। लेकिन ये व्यापार और प्रोफेशन हमको सुकून देना चाहिए, हमको शांति देना चाहिए, हमारे को उसमें अच्छा लगना चाहिए, हमारा उसमें पैशन होना चाहिए, ये साथ में ज़रूरी है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ये सब चीज़ें चलती थी या चल सकती थी या चल पा रही थी। समय के साथ चीज़ें बदली है। व्यापारी आदतन चोर नहीं है, उसके ब्लड या नेचर में कोई चोरी नहीं है। कई बार परिस्थितियों वश जाने अनजाने, समझ ना समझ या इतने सारे टैक्सेशन, आपको ध्यान है कि नहीं, जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, इंडिया में 72% इनकम टैक्स था। 72%। कोई क्या भर सकता है, कैसे भर सकता है? तो समय पे चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, चेंज हुए हैं, एक्ट भी चेंज हुए हैं, टैक्सेशन भी चेंज हुए हैं, ईजी हुए हैं। आज समय हमारे पास दिन भर में आप 10 घंटे काम कर लेंगे, 12 घंटे काम कर लेंगे। यदि आप इन्हीं सारी चीज़ों को समेटने में लग गए, ये टैक्स संभालो, ये फाइल संभालो, ये सिस्टम संभालो, आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना नीट एंड क्लीन करते जाएंगे, आप डेवलपमेंट में ज़्यादा काम लगाएंगे इन सब की बजाय। तो व्यापारी को भी अपने आप को चेंज करना है, सुधरना है, समझना है। नीतिगत वो बिल्कुल चोर नहीं है। कई ये बोलते हैं कि हमारे पास सीए नहीं है, हम कैसे हिसाब रखेंगे, क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें। धन्यवाद। कोई आखिर सवाल? पीछे उस तरफ ले जाइए। प्रवीण जी जब तक सवाल करें, मैं एक युवाओं को एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है, शिक्षा के बिना कुछ हो नहीं सकता। शिक्षा और ज्ञान दोनों में एक अंतर है, एजुकेशन एंड नॉलेज। एजुकेशन बनता है शिक्षा से, डिग्री से। आप गाइड के माध्यम से नकल करके कैसे भी डिग्री ले सकते हैं। आप बच्चे, हम समझते हैं हम किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम अपना जीवन खुद खराब कर रहे हैं। नॉलेज के अंदर आपको एजुकेशन भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए और एक्सपोजर भी चाहिए। आप जब तीनों चीज़ें पाते हो तो नॉलेज में कन्वर्ट होती है। और ये नॉलेज के लिए आपको पूरी एटी जोड़ी का जोर लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, कोई कट शॉट नहीं हो सकता, कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। भारत के युवा का भविष्य बहुत अच्छा है यदि वो रियल नॉलेज क्रिएट करे, और भारत आने वाले समय में बड़ी इकोनॉमी होने वाला है, उनके लिए बहुत स्कोप है। तो मैं तो ये कहूँगा, आप नॉलेज क्रिएट करें और मेहनत करें और देश का और अपना नाम ऊंचा करें। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी, चाहे वो एमबीए हो या फाइनेंस में और कोई डिग्री ले ले या आईएएस भी करे, करना उसको नौकरी ही है, वो जॉब की तरफ ही जाना चाहता है। तो आत्मनिर्भर भारत की बात जब होती है तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आदमी अपना स्टार्टअप जैसे की बात होती है तो क्या उसको करना चाहिए ताकि वो खुद एक एंटरप्रेन्योर बन जाए, खुद जॉब देने वाला बन जाए? धन्यवाद। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने कॉलेज में बच्चों को बोलता हूँ कि तुम क्यों ये अपना समय ख़राब करने आए हो और अपने माँ बाप का पैसा ख़राब करने आए हो। मैं कॉलेज चलाता हूँ, कॉलेज में बच्चों को बोलता हूँ, क्योंकि हमारी शिक्षा, जो मैंने अभी जस्ट 1 मिनट पहले बोला, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर, हमारी शिक्षा सिर्फ शिक्षा तक है। आज हर बच्चा वाइट कॉलर जॉब चाहता है, उसको वाइट कॉलर जॉब चाहिए, कुर्सी पे बैठ के काम करना है, उसको मेहनत नहीं करना है। यदि हम पढ़ाई को कम भी कर लें और हम अपने आप को एक्सपोजर कर लें, स्किल डेवलपमेंट कर लें, किसी चीज़ में विधा हासिल कर लें, आप कहीं भी बढ़ जाएंगे। बच्चों के मन में आ गया कि हमको सिर्फ नौकरी ही करना है। नौकरी कोई ऑप्शन नहीं है, नौकरी तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। हमको पहले कैसे एंटरप्रेन्योर बने, उस पर हमारी सोच और टारगेट होना चाहिए। और स्काई इज़ द लिमिट। आज भारत की 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हमारे मोदी जी का विचार है कि 2025 में हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, जस्ट डबल। तो इतना स्कोप इस देश में होने वाला है। और कोरोना के बाद चाइना से लोगों का भरोसा भी हटा है, सारी दुनिया का ध्यान भारत पे भी है। तो ये हमको सोचना हम कितनी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। नौकरी तो लिस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। आप एंटरप्रेन्योर बनिए,
बहुत सारे इसको आपको लाइफ में मिलने वाले हैं। बहुत धन्यवाद विनोद जी।